नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें शामिल है यूपी पीएससी पीटी एग्जाम 2024 आरओ पीटी री एग्जाम 2023। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। इसके बारे में देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2024 के कौन विजेता रहे हैं। हालांकि इसमें 2024 में कोई भारतीय शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय महाद्वीप के शामिल हैं या भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं साल 2024 की रीमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट नीचे दी गई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं वह पहला ही है, यानी पहला इसमें देखें तो अपने पड़ोसी देश जो भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और भारत का एक घनिष्ठ मित्र है भूटान, और यह भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देशों में भी शामिल है। तो इसमें देखें भूटान के जो हैं कर्मा फोंसो इनका नाम है, ये भूटान के हैं। इनको किस लिए दिया गया है, किस तरह दिया गया उसको देखते हैं। योगदान उपलब्धि इनकी क्या रही है, तो उसको देखते हैं। कर्मा फोंसो एक भूटानी विचारक हैं जिन्होंने 1999 में लोदेन फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं तो ये वियतनाम के हैं, गुयोन थी नगोक फुओंग, ये वियतनाम के हैं और इनको उपलब्धि है रही। इसके बाद फरजीवा रहमान हैं, ये इंडोनेशिया के हैं। इसके बाद देखें तो यह आपके हैं उपलब्धि है रही है। इसके बाद आखिरी हैं रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड के हैं, उनकी उपलब्धि यह है। इसमें देखें तो इस वर्ष के अन्य विजेताओं में एक वियतनामी डॉक्टर गुयोन थी नगोक फुओंग भी शामिल हैं, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली डिफोलिएंट डाइऑक्सिन, जिसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, की पीड़ितों के लिए न्याय की मांग में मदद की है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। तो इसमें देखें कौन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता, इसको हमने डिटेल में देख लिया है। यहाँ पर देखते हैं तो भूटान के शिक्षाविद और एजुकेशन चैरिटी लोडेन फाउंडेशन के फाउंडर कर्मा फोंसो, वियतनामी डॉक्टर गुयोन थी जोंग कुओंग और इंडोनेशिया की वन संरक्षण कार्यकर्ता फरजीवा रहमान समेत 5 लोगों को, इसमें इंपॉर्टेंट है 5 लोगों को हमने देखा, तो 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। विजेताओं में स्टूडियो घिबली एनिमेशन कंपनी के को फाउंडर हयायो मियाजाकी जापान और थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट भी शामिल है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से लखनऊ अब 7 घंटे में वंदे भारत ट्रेन शुरू। इसमें देखते हैं तो पीएम मोदी ने चेन्नई नागरकोल व मदुरई बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई झंडी। इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। यह है मेरठ के लोग अब लखनऊ तक 458 किलोमीटर का सफर ट्रेन से सिर्फ 7 घंटे में तय कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पर इसको देख सकते हैं विस्तार से, शानदार सफर की सेल्फी यहाँ पर दिखाई गई सब जानकारी है। और इसमें देखते हैं हाई स्पीड ट्रेन से सपनों को पूरा करने का भरोसा। पीएम मोदी ने कहा वंदे भारत आधुनिक होते भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में हर रूट पर इसकी मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में व्यापार, रोजगार और सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। इसमें देखें अब 102 वंदे भारत, पीएम ने कहा देश भर में 102 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ट्रेन में यात्रा कर चुके हैं। जल्द ही वंदे मेट्रो भी, यानी इसको देखते हैं तो यह मोदी ने कहा कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी जल्द आने वाला है। शहरों के यातायात समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। अब ट्रेन से सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे मेरठ से लखनऊ। पीएम मोदी ने चेन्नई नागरकोविल और मदुरई बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। तो यही अभी हमने देखा हर व्यक्ति के लिए आरामदायक सफर की गारंटी तक रुकेगा नहीं रेलवे, मोदी। करंट अफेयर्स को देखते हैं तो यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नया जो है लोगो फ्लैग यहाँ पर जारी किया गया भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। इसमें देखें सबसे ऊपर देखें अशोक चक्र है। इसके बाद जो है यह सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। इसके बाद संविधान की बुक है और यह फ्लैग है इसका, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो इसको देखें यह नया फ्लैग जारी किया गया। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज प्रतीक चिन्ह का हुआ अनावरण, सामने आई तस्वीर। इसमें देखें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की वर्षगांठ पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। 1 सितंबर यानी रविवार को यानी 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्षगांठ पर भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसमें देखें अशोक चक्र, भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक अंकित है। यानी सबसे ऊपर हमने देखा ध्वज में अशोक चक्र है, इसके बाद भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन है और संविधान की पुस्तक अंकित की गई है। इसको हम इसमें देख सकते हैं। यह जो आपका है अशोक चक्र है, भव्य संविधान भवन है और संविधान की पुस्तक है। इसके बाद देखें ध्वज पर सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य
यानी ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है वो ध्वज पर दिखाया गया। यह तो धर्मस्थो जय भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर देखें CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, और ये भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यह अनावरण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें देखें तो यहाँ पर दिखाया गया। यह अशोक चक्र है, ये भव्य जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भवन है और संविधान पुस्तक है, और यह जो उसका है लोगो या जो वाक्य है यह तो धर्मस्थो जय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। इसको देख सकते हैं, सबसे ऊपर अशोक चक्र है, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और तीसरे नंबर पर संविधान की किताब है। इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो इसमें यह है सिर्फ 6.7% अदालतें ही महिलाओं के अनुकूल CJI यानी DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में CJI ऑफ इंडिया का यह कहना है। देखें तो यह CJI ने कहा बिना किसी सवाल की बुनियादी ढांचा बेहतर करने की जरूरत है, और यह राष्ट्रपति मुर्मू को स्मृति चिन्ह भेंट करते CJI चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का वक्त है, न्याय की खोज सतत यात्रा जस्टिस सूर्यकांत। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं तो यह हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम की भारतीय हर कोई कर रहा है। इससे राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा है, उनका यह कहना है। यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा सेवानिवृत्त ने रविवार को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की उपलब्धि की सराहना की। तो यह आपके जो है भारत की तरफ से जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा है, जो पूर्व के सोवियत संघ था, उनके द्वारा यह 1984 में भेजे गए थे। थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो इसमें सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले, ध्यान देना है, ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। ध्वज के केंद्र में संस्कृत में लिखा गया श्लोक यह तो धर्मस्थो जय अंकित, जिसका अर्थ जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इसके अलावा ध्वज में सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह को भी दर्शाया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय भवन की तस्वीर प्रमुख रूप से दिखाई गई, जिसके ऊपर अशोक चक्र स्थित है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। इस डिजाइन के माध्यम से न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया है। और इसमें विस्तार से देखते हैं तो यह है भारत मंडपम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इसको देखते हैं कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्वज और प्रतीक चिन्ह अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल हुए? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस सम्मेलन में पूरे भारत से जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इसमें देखते हैं तो यह है गहरे नीले रंग का रंग, यह प्रतीक चिन्ह न्यायालय की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस प्रतीक चिन्ह के केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय भवन की छवि, जिसके ऊपर अशोक चक्र स्थापित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय की भारतीय न्यायशास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और कहा कि इसके योगदान के कारण इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायालय द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों ने जनता के साथ न्यायपालिका के प्रति विश्वास और संलग्नता को मजबूत किया है। ध्वज और प्रतीक चिन्ह का डिजाइन देखते हैं, उसको हालांकि मैं देख लिया, मैं देखते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन काफी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। ध्वज के केंद्र संस्कृत में लिखा गया, उसको हम देख चुके हैं। इसको देखते हैं तो यह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ, जैसे कि देखा 1 सितंबर 2024 को मनाई गई। के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह अनावरण किया। पूछा सकता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह किसने अनावरण किया, तो यह जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। और समापन सत्र को किसने संबोधित किया, तो समापन सत्र को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह है यूपी में 2 साल बाद हुआ OBC आयोग का गठन, पूर्व सांसद राजेश वर्मा बनाए गए अध्यक्ष। इसमें देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब 2 साल बाद पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग का गठन कर दिया गया। सीतापुर से बीजेपी के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को इसका अध्यक्ष व सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं 24 लोगों को इस आयोग का सदस्य नामित किया गया और सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। पूछा जा सकता है कि जो OBC आयोग है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अभी इनको जो बनाया गया वह राजेश वर्मा है, सीतापुर से बीजेपी के विधायक रहे हैं। इसके अलावा देखें अध्यक्ष के अलावा इसमें जो है सोहन लाल व श्रीमाली और सूर्य प्रकाश को उपाध्यक्ष, इन 3 इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया। सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश इन 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 24 जो है इसमें सदस्य बनाए गए। 1 इसमें अध्यक्ष है, 2 उपाध्यक्ष हैं और 24 इसके सदस्य का गठन किया गया 1 साल के लिए। अध्यक्ष ये पहले अध्यक्ष हैं, यानी अभी जो नवीन शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है इसके अस्थायी अध्यक्ष ही बने हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे। पिछले साल किया गया था आयोग का गठन। 12 सदस्यों की हो चुकी है तैनाती। बेसिक से उच्च शिक्षा तक में शिक्षकों की होगी भर्ती। प्रयागराज में मुख्यालय इसका। अब इसमें थोड़ी जानकारी और कवर करते हैं। इस्पात उत्पादन, जैसा कि हम जानते हैं भारत वैश्विक रूप से इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जो है भारत है। इसमें देखते हैं वैश्विक कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में भारत में 12.53 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।
यानी इसमें देख सकते हैं आंकड़ों के माध्यम से 2023 में 7.45% 2022 में जो है 2021 2020 में और 2017 में दिया गया आंकड़े प्रतिशत में स्रोत वर्ल्ड स्टील का यह आंकड़ा दिया गया है इसमें। एक इसमें इंटरनेशनल खबर को भी देखते हैं तो यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात वीज़ा एमनेस्टी प्रोग्राम, इसमें देखें तो दुबई और उत्तरी अमीरात में वीज़ा की समय सीमा पार कर चुके नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। यूएई सरकार ने 2 महीने का माफी एमनेस्टी कार्यक्रम शुरू किया। पूछा सकता है कि किस देश ने 2 महीने का माफी एमनेस्टी कार्यक्रम शुरू किया है, तो यूएई सरकार ने किया है, जिसका लाभ वहाँ रह रहे भारतीय उठा सकते हैं। यूएई सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी मदद की पहल की है। इसमें देखें तो बता दें कि भारत के महावाणिज्य दूतावास ने 2 महीने की माफी योजना का लाभ उठाने में मदद के लिए कई उपाय किए हैं। बता दें कि योजना यूएई में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को या तो निवास स्थिति नियमित करने या दंड के बिना छोड़ने की अनुमति देती है। इसमें देखें यूएई सरकार का 2 महीने का माफी यानी एमनेस्टी का कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू हो गया। यह कार्यक्रम उन भारतीय नागरिकों के लिए अवसर होगा जिन्होंने दुबई और उत्तरी अमीरात में अपने वीज़ा की समय सीमा पार कर ली है, ताकि वे या तो देश छोड़ सकें या अपनी रेजिडेंसी स्थिति को नियमित कर सकें। आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नामों को आधिकारिक रूप से बदल दिया गया। यह परिवर्तन केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचित किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। बता दें कि साल 2018 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया था। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कासिमपुर हाट रेलवे स्टेशन को अब जायज सिटी ले गए हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नए नामों की लिस्ट नीचे दी गई है, जिससे आप देख सकते हैं पुराना नाम नया नाम। देखें तो इसमें पहला जो है कासिमपुर हाल्ट है, जिसका नया नाम जायज सिटी कर दिया गया है। इसके बाद जायस जो है इसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। इसके बाद देखें बानी का नया नाम स्वामी परमहंस कर दिया गया है। इसके बाद सिमरौली जो रेलवे स्टेशन था इसका नाम माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। और इसके बाद देखें तो यह है निहालगढ़, इसका नाम जो कर दिया गया है महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। इसके बाद अगला जो स्टेशन देखें तो अकबरगंज है, इसका नाम माँ अहरवा भवानी धाम कर दिया गया है। इसके बाद वारिसगंज, इसका नाम जो है अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। इसके बाद देखें फुर्सतगंज का जो नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। इस तरह से जो है ये 8 नाम जो हैं ये उत्तर प्रदेश के जो 8 स्टेशन हैं उसका नाम बदल दिया गया है। तो इसमें देखें फुर्सतगंज, तपेश्वर नाथ धाम और इस प्रकार से ये जो निहालगढ़ देखें महाराजा बिजली पास ये महत्वपूर्ण है। तो ये 8 स्टेशन और ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 स्टेशन हैं। यह यूपी स्पेशल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अब देखते हैं 2019 में गठित जो है जम्मू कश्मीर, जो कि एक भारत का राज्य था, बल्कि एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था 370 अनुच्छेद के अंतर्गत, जिसको 2019 में हटा दिया गया था। हटाने के बाद वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, जिसमें देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर में हालांकि विधानसभा की व्यवस्था की गई, हालांकि जैसे कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा है। इसके बाद देखें तो पौंडीचेरी में विधानसभा है। तो अब कुल मिलाकर 3 राज्यों में देखें तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा की व्यवस्था है, लेकिन लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें पहले मात्र 2 जिले थे, इसमें जो है 5 और नए जिले बनाए गए, कुल मिलाकर 7 जिले हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जिलों की संख्या पूछी जा सकती है, क्या कितने जिले पहले कितने जिले थे, तो इसको देख लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में देखें अपने देश भारत में देखें तो वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और देखें कुल मिलाकर 36 राज्य। इन 36 राज्यों में देखें तो 30 में यानी 28 तो राज्य ही हैं और 3 जो आपके हैं 30 क्या 31 कर सकते हैं, जो है 28 तो राज्यों में विधानसभा है और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में, कुल मिलाकर 31 राज्यों में जो विधानसभा की व्यवस्था है 31 सीएम हम कर सकते हैं, क्योंकि 36 राज्यों में हैं। और जो आपके 5 राज्य हैं वो डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा शासित किए जाते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें देखते हैं जो 5 जिले बनाए गए हैं उनके नाम क्या हैं, तो जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है। इसके बाद चांगथांग है। जिले कब से आएंगे अस्तित्व में, इसमें देखिए लद्दाख के नए जिलों के गठन की आधिकारिक तिथि की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। आमतौर पर इस तरह के फैसलों के बाद नए जिलों के गठन की प्रक्रिया पूरा करने में कुछ समय लगता है। इसमें प्रशासनिक तैयारियां, सीमाओं का निर्धारण और आवश्यक सूचनाएं शामिल होती हैं। इसमें देखें जैसे गृह मंत्रालय या लद्दाख के प्रशासन द्वारा नए जिलों के प्रभावी होने की तारीख घोषणा की जाएगी, तब से ये जिले आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ जाएंगे। इसमें देखते हैं अब लद्दाख में होंगे 7 जिले। ध्यान दें, अभी हमने कहा कि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को जो है तो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आपका जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है। हालांकि ये POK है, हालांकि पूरा भारत का ही प्रशासित क्षेत्र है, यानी ये जो है जम्मू कश्मीर पूरा भारत का ही अभिन्न अंग है। लेकिन ये जो है POK यानी पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, पाकिस्तान ने इसको अवैध रूप से कब्जा किया है। तो ये लद्दाख है, यानी ये वाला हिस्सा जो POK है और जम्मू कश्मीर ये लद्दाख है, इसको देख सकते हैं इसे। यानी ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है इसमें देखें अब कुल 7 जिले बनाए गए हैं और यह चाइना तिब्बत है, यानी भारत का पड़ोसी देश, और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान को भी टच करता है जम्मू कश्मीर। तो इसमें देख लेते हैं फिलहाल लद्दाख में केवल 2 जिले
यानी 2 जिले कौन कौन थे? लेह था और कारगिल थे। दोनों जिलों के पास अपनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं जो उन्हें संचालित करती हैं। नए जिलों के गठन के बाद लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। इसको देखते हैं अब कौन कौन जिले हो जाएंगे। लेह और कारगिल तो पहले से थे। नए जिलों में देखें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग हो जाएंगे। कुल मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। ये चंद्रमा की ली गई तस्वीरें हैं, नवीनतम तस्वीरें हैं। फोटोग्राफर ने ली चंद्रमा की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें, यानी 708 GB का है कुल डेटा। कुर्दिश फोटोग्राफर दायरा कारवा मिर्जा ने चंद्रमा की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें खींचे जाने का दावा किया है। फोटोग्राफर ने चंद्रमा की 81,000 से अधिक तस्वीरें 159.7 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन से ली है, जिसका कुल डेटा 708 GB। फोटोग्राफर ने तस्वीर खींचने के लिए लगातार 4 दिन तक चंद्रमा का अवलोकन करने ऑब्जर्वेशन किया है। इसको देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण खबर जानकारी रूप में। तो कहते हैं इसमें पीएम मोदी ब्रुनई व सिंगापुर यात्रा पर आज होंगे रवाना। इसमें देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जगदीप मजूमदार ने सोमवार को बताया प्रधानमंत्री ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन बोलविया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनई की यात्रा पर होंगे। दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस योंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। यानी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ की यात्रा की? तो ये जो अपने दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इसमें ब्रुनई और सिंगापुर, यहाँ की यात्रा जो है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 3 दिवसीय यात्रा है, यानी पहले ये ब्रुनई जाएंगे फिर वहाँ से सिंगापुर। फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इसमें। किसानों को सरकार की सौगात, इसमें देखते हैं 14,000 करोड़ की 7 कृषि योजनाओं को मंजूरी। इसमें देखें पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी स्वीकृति। मुंबई इंदौर रेल लाइन पर लगी मुहर, यानी मुंबई और इंदौर रेल लाइन पर मुहर इसमें लगी। इन परियोजनाओं में क्या है? इस परियोजनाओं में देखते हैं क्या? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। मिशन की कुल परिव्यय देखें तो 2.817 करोड़। इसमें 2 आधारभूत स्तंभ शामिल हैं। पहला कृषि ट्रैक है जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बोई रजिस्ट्री। दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है जिसमें भू-स्थानिक डाटा, सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम, उपग्रह डाटा, भूजल जल डाटा, फसल बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। इसमें देखें तो किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और लाख सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 3,966 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें 2,817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इसमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है। इससे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसमें देखें तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान 3,979 करोड़ लागत वाली यह पहल किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगा और 2047 तक, यानी भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके स्तंभ हैं अनुसंधान और शिक्षा, पौधे, आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य और चारा, फसल के लिए आनुवंशिक सुधार, दलहन और तिलहन फसल सुधार, फसलों में सुधार, कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागणों पर शोध, सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन भी इसमें शामिल है। बागवानी का सतत विकास करना भी इसमें शामिल है। आया यागी तूफान। पूछा सकता है कि यागी तूफान कहाँ पर आया? तो फिलीपींस में आया है। 9 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में बारिश से एक महिला की मौत, लाखों घरों की बिजली गुल। इसमें देखते हैं तो उत्तरी फिलिस्तीन के कई जगह यागी तूफान के चलते तेज बारिश और भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई और 5 जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसको देख सकते हैं बाढ़ के पानी से फिलिस्तीनी। बांग्लादेश में बाढ़ से अब तक 59 मरे, यानी बांग्लादेश में जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जहाँ पर अभी राजनीतिक क्राइसिस, यानी वहाँ पर जो तख्तापलट की स्थिति चल रही है, यानी राजनीतिक संकट वहाँ पर है। तो बांग्लादेश में बाढ़ से अब तक 59 मरे और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है भारत में जो है आकर्षण लिए हैं, वहाँ पर जो है रोजगार के मुद्दे के लेकर जो तख्तापलट कर दिया गया छात्रों द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो तूफान है यागी वह कहाँ पर आया है? फिलीपींस में आया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण देखते हैं जो करंट अफेयर्स हुआ है, अभ्यास वरुण। अब पूछा जाता है कि अभ्यास वरुण किन देशों के बीच होता है? तो यह भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच जो अभ्यास है वह वरुण है। यूरोप में P8I की पहली तैनाती 12वें संस्करण में भाग लेगा। इसको देखते हैं तो भारतीय नौसेना का P8I विमान फ्रांस में एयरबेस 125 एक्सप्रेस लीड ट्यूब पर पहुंच गया। यह यूरोप में इसकी पहली तैनाती यहाँ पर अभ्यास वरुण के बाद 22वें संस्करण में भाग लेगा। भारतीय नौसेना के अनुसार तैनाती पूर्ववर्ती INS विक्रांत संचालित नौसेना के एलिस विमान के आखिरी बार हायरेस एयरबेस पर उड़ान भरने के तीसरे साल बात की है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, यानी इंपॉर्टेंट है, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित होना है। यानी कहाँ पर आयोजित होना है? भूमध्य सागर में आयोजित होना है। पूछा जाता है कि भारत और फ्रांस का जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास क्या नाम है? वरुण कब किया गया? 2 से 4 सितंबर तक कहाँ? भूमध्य सागर में। इस अभ्यास में भारत फ्रांस की नौसेनाओं के बीच गहरे तालमेल और अंतर संचालिता वाले उन्नयन सामरिक अभ्यास शामिल होंगे।
इसमें देखें तो बढ़ाएगा क्षमताएं बढ़ाएगा अभ्यास वरुण। इसमें देख सकते हैं भारत फ्रांस समन्वय में सुधार के उद्देश्य से अभ्यास वरुण क्रॉस डेक संचालन समुद्र में पुनः आपूर्ति और सूचना साझा करने जैसी क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना ने कहा कि वे दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। करंट अफेयर्स देखते हैं तो ये भी है। इसमें गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र, रोजाना बनेंगे 63 लाख चिप। कैबिनेट की बैठक में 3307 करोड़ के निवेश की मंजूरी। इसमें देखते हैं गुजरात के साड़ंद में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा। इस संयंत्र में प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमवार को केन्य सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए 3307 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित हो रहा है। केन्स का साड़ंद में संयंत्र 46 एकड़ में बनेगा। उत्पादन का बड़ा हिस्सा केन्स इंडस्ट्री को जाएगा। इसकी बुकिंग पहले हो चुकी है। संयंत्र बिजली क्षेत्र से संबंधित चिप की भी आपूर्ति करेगा। कंपनी ने इस परियोजना के लिए साड़ंद में पहले जमीन कार्यक्रम कर लिया है और जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने इस संयंत्र बनाने वाली चिप औद्योगिक, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, मोबाइल फोन के इस्तेमाल होंगे। देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण परिस्थिति तंत्र विकास के लिए कार्यक्रम को 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए की परिवेश के साथ जारी किया गया था। सरकार ने साड़ंद सेमीकंडक्टर स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को जून 2023 मंजूरी दी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्वीकृति दी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोरेला और असम के मोरीगांव सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रहा है। सीजी पावर साड़ंद में एक सेमीकंडक्टर स्थापित कर रहा है। सभी चारों सेमीकंडक्टर संयंत्र का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और इनके पास एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभर रहा है। ये चारों संयंत्र करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश लाएगी। इन संयंत्रों की संचयी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप प्रतिदिन है। इसमें देख सकते हैं मुंबई और इंदौर के बीच नई रेल लाइन के लिए 18,000 करोड़ रुपए मंजूर। यह होगा फायदा, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद देखें सुखोई 30 MKI के लिए HAL यानी हाल से 2040 इंजन खरीदी की वायुसेना CCS ने दी मंजूरी। इसमें देखिए अपने सुखोई 30 MKI विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL 240 एरो इंजन खरीदेगा। इसकी खरीद पर 26,000 करोड़ रुपए में अधिक की लागत आएगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंजन की आपूर्ति 1 साल बाद शुरू होगी, 8 वर्षों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद IPEF की स्वच्छ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी, इसको देखा जा सकता है। अब देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण खबर को, जो पैरा ओलंपिक जो कि फ्रांस के पेरिस में चल रहा है 28 अगस्त से यह जो है 11 सितंबर तक चलेगा। यानी 11 सितंबर तक यह चलना है पैरा ओलंपिक। वहाँ पर भारत जो है अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो 33वां ओलंपिक था, पेरिस में आयोजित किया गया जुलाई और अगस्त में, यानी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह आयोजित किया गया था। तो इसमें देखें उसमें भारत ने 6 पदक जीता था। स्वर्ण पदक तो नहीं भारत जीत पाया, 1 रजत और जो 5 कांस्य पदक के साथ भारत जीता और भारत का जो है 70वां स्थान था। तो इसमें देखते हैं भारत अभी आज देखें तो 28 से शुरू हुआ है, 28, 3 और 3, 6 या 7 दिन हुए हैं। अभी जो है देखें तो 6-7 दिन और बाकी इसमें हैं। तो देखें सोनीपत हरियाणा के 26 वर्षीय जैवलिन थ्रोवर सुमित ने F64 कैटेगरी होती है, जिसमें एक पैर से जो कि थोड़ा डिसबैलेंस होते हैं, कैटेगरी में यह नया पैरा ओलंपिक मानक स्थापित किया, जिनका विश्व रिकॉर्ड 73.29 मीटर है, जो एक प्रभावशाली उपलब्धि है। विश्व रिकॉर्ड इनके पास है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने सुमित को अवनी लेखरा के बाद दूसरे ऐसे भारतीय एथलीट का खिताब दिलाया जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया है। यानी जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 था उसमें भी अवनी लेखरा जो स्वर्ण पदक जीती थी, और इस साल भी शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। और इसके बाद देखें तो दूसरा जो यानी अपने खिताब को बरकरार रखने में ये जो अंतिल हैं ये सफल रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सुमित ने 2023-24 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने पिछले साल हांगझू चीन में आयोजित एशियन गेम्स पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया था। सुमित अंतिल अब उन 3 भारतीयों के विशिष्ट क्लब में शामिल हुए जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक्स पदक जीते हैं। इस क्लब में सुमित के अलावा अवनी लेखरा और वर्तमान भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जाजरिया भी शामिल हैं। देवेंद्र 2004 एथेंस और 2016 रियो खेलों में F46 जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। हुआ है आज देखें तो आज 3 सितंबर है, आज तक का देख लेते हैं। तो आज के डेट में देखें तो टॉप 10 देश में भारत जो है 15वें स्थान पर 3 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य, कुल 15 मिलाकर 15वें स्थान पर है। हालांकि अभी खेलों का अभी जो आधा सफर हुआ, आधा ही बाकी है। अभी तक चीन जो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जो है देखें संयुक्त राज्य अमेरिका है। कवर करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे छोटी नदी के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे छोटी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश सबसे छोटी नदी की बात करूँ तो यह केन नदी है, जो कि यमुना की सहायक है। हालांकि अब ये समझना बाकी है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। कहाँ से निकलती है केन नदी? केन नदी मध्य प्रदेश का कटनी जिला है, वहाँ से जिले के कैमूर पर्वतमालाओं से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है और बांदा जिले में यमुना जी हैं, वहाँ पर ये मिल जाती हैं और बांदा जिले में समाप्त हो जाती हैं। अर्थात एक ही जिले में बांदा जिले में केन नदी बढ़ती है। यमुना स्वतः संघर्ष से देखें बांदा जिले में यमुना नदी का प्रवाह होता है। ऐसे में यह नदी यहाँ पहुँचने के बाद यमुना नदी से मिल जाती है और इस प्रकार यमुना की सहायक नदी है। कितने किलोमीटर में है नदी? इस नदी को लंबाई देखें 308 किलोमीटर है, जिसमें यह अपना सफर मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा से शुरू करती है और इस जिले में ही समाप्त हो जाती है।
एक ही जिले में बहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश देखें तो सबसे छोटी नदी ये नदी है। तो इस प्रकार से आज के ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।